हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशुतोष एंड नाउ यू आर वाचिंग एएसएच वीडियो। आज हम लोग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर किसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग कंट्रोल, कम्युनिकेशन और डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस का और सर्किट का, सेमीकंडक्टर आदि का। हम लोग उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंड्यूसर का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक जो समय है, सारा आधुनिक फिजिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही बेस है। तो मैक्सिमम चीज़ों में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, इसका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो परमाणु क्या होता है? तो परमाणु यानी एटम। एटम को तोड़ेंगे, दो पार्ट होता है, ए और टम। टम मतलब होता है डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल। ए मतलब होता है नॉट, यानी ऐसा कोई भी मैटर है, उसका स्टेट है जहाँ पे उसको और ज़्यादा अब उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे बोलते हैं एटम। लेकिन बाद में एटम को भी अंदर डिवाइड किया गया तो बहुत सारे चीज़ मिले, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसी के अंदर न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जानते हैं ये सब क्या है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये सब हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कहाँ से इसे हम लोग पहले प्राप्त किए? तो ये इलेक्ट्रॉन एक सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन थियरी है, जो परमाणु के संबंधित में उसकी संरचना आदि के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो उसके अनुसार कोई भी परमाणु है वो तीन मूल कणों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। इसे याद रखेंगे, ठीक है। पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रल, बचा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो मूल कण ये क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ही पहले माना गया एक पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी पे विस्फोट हुआ, महाविस्फोट का सिद्धांत है। विस्फोट हुआ तो वहीं पे ये मूल कणों का जन्म हुआ, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का और न्यूट्रल चार्ज का। तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। वहीं से पहला एक परमाणु बना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फिर जुड़ करके हीलियम का परमाणु बना। आज भी तारों वगैरह में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से। तो वहाँ पे उसे मूल कण कहते हैं, क्योंकि यही सारे ब्रह्मांड का आधार है। ब्रह्मांड में हर कोई भी पदार्थ है तो उसमें ये मूल कण जरूर पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है? तो एक धनावेशित होता है। तो धन आवेश है, तो आवेश कितना है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका आवेश होता है, ठीक है। और इसका मास कितना होता है? इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का जितना मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना इसका मास होता है। तो इसका भी द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के केंद्रीय भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? तो ये अनावेशित कण होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये अनावेशित कण होते हैं। और इसका भी द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तीसरा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो जान लेंगे। यह एक ऋणावेशित कण होता है, ठीक है। ऋणावेशित कितना ऋणावेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि प्रोटॉन के आवेश के
इतना आवेश होता है लेकिन ऋणात्मक में होता है, ठीक है। और इसका मास, इसका भार कितना होता है, तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यम्मी बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और कोई भी एटम होता है तो एटम का जो बीच वाला केंद्रीय भाग होता है ना, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, नाभिक बोलते हैं। माना जाता है कि पूरे परमाणु का पूरा अधिकतम मैक्सिमम पोर्शन उसका नाभिक ही होता है, कवर करता है। बाकी जो उसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं और रेयरर होते हैं, ठीक है, लेकिन नाभिक उसका डेंसर होता है। नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है। और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा ऋणावेशित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लोग जान जाते हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, सब उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो जिस चारों चक्कर लगाते हैं ना, उसे कक्षा बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिट, और उनको संख्या से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले कक्षा को, ये नाभिक है, नाभिक के बाहर पहले कक्षा को बोलते हैं के, दूसरे को बोलते हैं एल, तीसरे को बोलते हैं एम, चौथे को बोलते हैं एन, ठीक है। तो ऐसे कक्षा होते हैं उनके, के एल एम एन। तो और किसी भी तत्व होता है ना, तत्व को प्रदर्शित करते हैं एक्स जेड है, जहाँ पे जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है, और ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है, परमाणु भार। तो यहाँ से किसी भी पदार्थ को, किसी भी तत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपका 2He4 है, ठीक है, जहाँ पे 2 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, और 4 क्या है, एटॉमिक मास है, और He हीलियम आप लोग जानते हैं। तो कोई भी यदि परमाणु है ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितना धनावेश होगा, उतना ही उस पर ऋणावेश भी होगा। इसीलिए कोई भी एलिमेंट है ना, यक्स, हमेशा उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज रहता है, ठीक है, यानी कोई चार्ज नहीं रहता, वो अनावेशित होता है, उदासीन होता है। उदाहरण से यदि समझते हैं तो यदि लिथियम का यदि परमाणु लिया जाए 3Li7, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। यानी इस पे +3 का चार्ज होगा प्रोटॉन के कारण, और -3 का चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के कारण। अतः टोटल Li पे चार्ज 0 होगा, ठीक है। लिथियम पे कुल आवेश 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाएं। तो कक्षाओं को तो मैं बताया हूँ, के एल एम एन जितनी भी आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, वो सारे इसकी कक्षाएं होती जाएंगी। तो ये तो उसकी कक्षाएं हैं, लेकिन इस पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसका भी नियम है, अधिकतम, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुए बोर, ठीक है, बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, परमाणु सिद्धांत दिया। उसके बाद बोरबरी ने एक नियम दिया, ठीक है, बोरबरी ने एक नियम दिया कि किसी भी कक्षा में सबसे अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसने हाईएस्ट लिमिट उन्होंने तय कर दिया। बोरबरी ने क्या बताया कि पहले नंबर के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के, जितने भी कक्षा होंगे उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया 2n² का नियम। ठीक है, 2n² का नियम क्या कहता है कि यदि मान लीजिए n बराबर 1 है, यानी पहली कक्षा है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × 2 बराबर 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर n बराबर यदि 2 ले लिया जाए तब 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर यदि 3 है तब 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर यदि 4 है तब 2 × 4 की स्क्वायर, 4 4 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि जो पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उन्होंने ये नियम दिया मैक्सिमम कितना एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं प्रथम कक्षा n बराबर 1 के लिए 2, n बराबर 2 के लिए 8, ऐसे लिए 3 के लिए 18, और उन कक्षाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, हाइड्रोजन का ये परमाणु है, तो पर हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो नाभिक हुआ, और नाभिक में एक प्रोटॉन है और एक ऊपर इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। और हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नाभिक है, नाभिक में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने हैं? 2 हो गए। अब इससे ज़्यादा यदि लेंगे तो 3 होगा, तो नया कक्षा बनाना पड़ेगा, इसके लिए तीसरा यहाँ पे रखना पड़ेगा लिथियम के लिए। ठीक है, ये लिथियम का हो जाएगा 3 प्रोटॉन हो जाएगा, 3 न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ से प्राप्त हो गया। फिर ये देखिए आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, दूसरे वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे वाले कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 18। तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर हम लोग जान सकते हैं कि उसका परमाणु का कैसा संरचना हो सकता है। ठीक है, और किसी भी कोई भी यदि एटम है ना, मैक्सिमम उसकी वैलेंसी अधिकाधिक जो होगी ना वो 8 होगी। इसके अलावा यदि कक्षा में ऊर्जा यदि निकाला जाए तो उसके लिए भी फार्मूला होता है एनर्जी के लिए, ε0 n² h²/πmjd। ठीक है, और एनर्जी के लिए ये फार्मूला है नंबर ऑफ सेल n रहे यदि, तो En, यानी nth ऑर्बिटल में कितना एनर्जी होगा, तो E बराबर mz² e⁴/8 ε0² h²/n², जहाँ पे m क्या है? तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, z परमाणु संख्या है और e इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ε0 निर्वात में विद्युतशीलता है, बताए थे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻12 और h है प्लांक्स कांस्टेंट 6.67 × 10⁻34। इससे हम लोग किसी भी सेल की एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे पहली कक्षा के लिए z बराबर 1 और n बराबर भी 1 रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी कक्षा के लिए z बराबर 2
और n बराबर भी 2 रखा जा सकता है। तो यहाँ से देख लेंगे दूसरी कक्षा, पहली कक्षा के लिए तो ये निकला है, वैल्यू पुट करने पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी कक्षा के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे जैसे कक्षा में n का मान बढ़ता जाता है, यानी कक्षा का संख्या बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की भी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और लेकिन नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल है ना, वो शील्डिंग इफेक्ट के कारण धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि नाभिक से इसको अट्रैक्ट करने में जितना पावर लगेगा इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, इसमें और कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।